तो चलिए आज की इस बातचीत को एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े अजीब सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा दिमाग सच में हमारा दोस्त है या कहीं वो अनजाने में हमारी सबसे बड़ी कह सकते हैं समस्या तो नहीं बन गया है? आज जो स्रोत हमारे सामने हैं वे इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। वो उस आम एहसास की बात करते हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में चिंता की एक लहर, दिन भर किसी न किसी बात की उधेड़बुन, और रात में जब सब शांत होता है तब भी दिमाग में ख्यालों का तूफान चलता रहता है। इन लेखों में एक बहुत कमाल की तुलना की गई है। हम हर रोज नहाकर अपने शरीर को तो साफ करते हैं, पर उस दिमाग का क्या जिसमें दिन भर की धूल मतलब नेगेटिव विचार, चिंता ये सब जमा होता रहता है, उसकी सफाई का क्या? बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं पे इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो साफ हो जाता है। ये समझना कि ये मानसिक गंदगी या जैसा कि स्रोत इसे कहते हैं दिमाग में जमा हुआ जहर, ये असल में है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी इसे साफ करने के लिए हम असल में कर क्या सकते हैं। हाँ। क्योंकि इन स्रोतों का मकसद कोई खोखली मोटिवेशनल बातें करना नहीं है। इनका काम एक आईना दिखाने जैसा है, ताकि हम ये समझ सकें कि जब तक हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है तब तक हमारी सारी मेहनत, सारे प्लान्स वो सब अधूरे ही रह जाएंगे। जैसे आप गंदे पानी से भरी बाल्टी में साफ पानी डालते रहें, कोई फायदा नहीं होगा जब तक पहले उसे खाली ना करें। बिल्कुल, जब तक आप पहले उस गंदे पानी को बाहर ना निकालें। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। दिमाग में जमा हुआ जहर, ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। स्रोत के मुताबिक जिन भावनाओं को हम अक्सर मतलब नॉर्मल मानकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, जैसे हर छोटी बात पे चिंता करना, दूसरों की कामयाबी से जलन होना, या एक ही बात को बार बार सोचते रहना, असल में ये सब इसी जहर के लक्षण हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं होता। इन लेखों में बताया गया है कि ये जहर सालों से सुनी हुई बातों, स्कूल में किसी टीचर की कही हुई बात, पहली नौकरी में मिली नाकामी, और खासकर आज के दौर में सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी से अपनी तुलना करने से धीरे धीरे इकट्ठा होता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ी चुभने वाली बात सामने आती है वो है जिम्मेदारी का विचार। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि जब तक हम अपनी मानसिक हालत के लिए अपने बॉस को, अपने परिवार को या अपनी किस्मत को मतलब दोष देते रहेंगे, तब तक हम एक जाल में फंसे रहेंगे। दिमागी सफाई का पहला और सबसे मुश्किल कदम यही है, ये मानना कि मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है उसकी बाहरी वजह हो सकती हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और जैसे ही हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, एक कमाल की चीज होती है। अगर जिम्मेदारी हमारी है तो उसे बदलने का कंट्रोल भी हमारे ही पास आ जाता है। सही बात है। और यहीं से असली बदलाव की गुंजाइश पैदा होती है। लेकिन ये मानना तो बहुत मुश्किल है, खासकर जब लगता है कि सच में गलती किसी और की है। जैसे अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो गुस्सा आना या दुखी होना तो मतलब स्वाभाविक है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि आप भावनाएं महसूस करना बंद कर दें, वो जिम्मेदारी और दोष में फर्क करता है। अच्छा। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ये उनका दोष हो सकता है, लेकिन उस घटना को अपने दिमाग में दिन रात, हफ्तों और महीनों तक जिंदा रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग भी शायद न बदलें, पर जब दिमाग साफ होने लगता है तो उन्हीं लोगों और उन्हीं घटनाओं का हम पर असर कम हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी का विचार हमें दोषी महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि ताकत देने के लिए है। ये एक बड़ा बदलाव है सोच में। तो अगर हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो अगला सवाल ये है कि ये जहर असल में काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है। इन लेखों में इसकी दो मुख्य आदतों पर रोशनी डाली गई है। पहली है नकारात्मक सोच का जाल। ये एक ऐसे चश्मे की तरह है जिसे पहनकर हर चीज में कमी ही नजर आती है। प्रमोशन मिला तो खुशी मनाने के बजाय ये डर कि अब काम बढ़ जाएगा। स्रोत उन छोटी छोटी लाइनों पर ध्यान देने को कहता है जो हम अनजाने में खुद से दिन भर बोलते हैं, जैसे ये मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दिमाग इन सुझावों को एक आदेश की तरह ले लेता है और फिर हमें वैसे ही सबूत दिखाने लगता है। और ये पहली आदत ये सीधे दूसरी आदत से जाकर जुड़ जाती है, जिसे स्रोत दिमाग की थकान या ओवरथिंकिंग कहता है। ओवरथिंकिंग, हाँ। हम अक्सर ज्यादा सोचने को समझदारी या गहराई से सोचने की निशानी मान लेते हैं, लेकिन इन लेखों के अनुसार ये दिमागी ऊर्जा को खत्म करने वाली सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। ये फैसले लेने की ताकत को ही खत्म कर देती है। अच्छा। इसमें एक बहुत बेहतरीन वर्णन है।
आपका शरीर सोफे पर बैठा होता है, लेकिन आपका दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है। वाह। वो उन सवालों में उलझा रहता है जिनका कोई जवाब ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? इसका समाधान हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ज्यादातर सवालों के जवाब की जरूरत ही नहीं है। जरूरत सिर्फ अगला छोटा सही कदम उठाने की है। नकारात्मक सोच के बारे में एक और गहरी बात जो इन स्रोतों में कही गई है वो ये है कि ये अक्सर हमारी सुरक्षा का नाटक करती है। मतलब? हमारा दिमाग हमें कहता है, देखो ज्यादा उम्मीद मत रखो, अगर नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा, या वो नया काम मत शुरू करो, अगर फेल हो गए तो। ये आवाज एक शुभ चिंतक की तरह लगती है, लेकिन असल में ये एक जेलर है। स्रोत इसे एक ऐसी जेल कहता है जिसमें सलाखें नहीं होती, लेकिन हम अंदर से कैद हो जाते हैं। हम कोई रिस्क नहीं लेते, कुछ नया नहीं आजमाते और एक ही दायरे में घूमते रहते हैं। कि ये आपको जीने नहीं देती, सिर्फ जिंदा रखती है। आप गिरते नहीं हैं क्योंकि आप कभी दौड़ने की कोशिश ही नहीं करते। सही। लेकिन आप कभी उड़ान भी नहीं भर पाते। अब जो मजेदार बात है वो है इसका समाधान। स्रोत कहता है कि नेगेटिव सोच से लड़ना नहीं है, क्योंकि आप जितना लड़ेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। अच्छा। ये तो उल्टा है। बिल्कुल। यह एक परछाई से लड़ने जैसा है। आप जितना हाथ पैर चलाएंगे वो भी उतना ही हिलेगी। इसके बजाय सिर्फ उसकी पहचान करनी है। जैसे ही दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आए, उसे पकड़कर बस खुद से पूछना है, क्या ये ख्याल 100% सच है या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? ज्यादातर मामलों में ये एहसास होता है कि ये हकीकत नहीं, बल्कि अतीत के किसी बुरे अनुभव की गूंज है। और ओवरथिंकिंग के बारे में भी जो विश्लेषण है वो कमाल का है। ये कहना कि ज्यादा सोचने से हम बेहतर फैसले नहीं लेते, बल्कि फैसले लेने की ताकत ही गवा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा विश्लेषण करेंगे उतना अच्छा नतीजा आएगा। बिल्कुल। और स्रोत इसी भ्रम को तोड़ता है। वो कहता है कि दिमाग जब ओवरथिंकिंग मोड में होता है तो वो समाधान नहीं ढूंढता, वो सिर्फ और समस्याएं ढूंढता है। हाँ, ये होता है। वो अगर मगर के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। और जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते तो आप इनएक्शन में चले जाते हैं, यानी कुछ करते ही नहीं। और फिर कुछ न करने के नतीजे? हाँ, कुछ न करने के नतीजे खुद एक नई समस्या बन जाते हैं, जो दिमाग को और ज्यादा सोचने का बहाना दे देते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो हमारी सारी ऊर्जा पी जाता है। स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है कि हमारे दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे बस एक स्पष्ट दिशा चाहिए। तो ये आदतें हमें सिर्फ थकाती नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। और स्रोत इन आदतों को और भी गहरी चीजों से जोड़ता है, डर और खुद पर शक। ये डर बहुत चालाक होता है। ये समझदारी का चोला पहनकर आता है और हमें सुरक्षित रहने की सलाह देता है, लेकिन असल में ये एक पिंजरा है जो हमारे सपनों को कैद कर लेता है। और ये डर पैदा कहाँ से होता है? अक्सर पुराने अनुभवों और असफलताओं से। किसी ने बचपन में कह दिया था तुमसे गणित नहीं होगा, या हम किसी इंटरव्यू में फेल हो गए। बस वहीं से डर हमारे अंदर जड़ पकड़ लेता है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये डर और शक हमें उस जाल में फंसा देता है जिसे स्रोत अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता का जाल कहता है। हाँ। हमारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह बन जाता है, जो या तो अतीत की घटनाओं पर झूलता रहता है, काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने वैसा न कहा होता, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं में गोते लगाता है। क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? और इन सब के बीच इस पूरी भागदौड़ में एक चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, वो है अभी। स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है कि हमारे नियंत्रण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, अभी का एक एक्शन, अभी का एक फैसला। अतीत को सजा की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देखना होगा, और भविष्य को तैयारी की तरह देखना होगा, डर के स्रोत की तरह नहीं। ये काश शब्द शायद दिमाग को सबसे ज्यादा थकाता है। काश मैंने वो मौका जाने नहीं दिया होता। ये सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाता है, कोई समझ नहीं देता। और दूसरी तरफ भविष्य है, जो अभी आया भी नहीं है, लेकिन उसका सारा बोझ हम आज ही अपने कंधों पर उठा लेते हैं। सही। नतीजा ये होता है कि हमारा आज या तो अतीत के बोझ तले दबा होता है या भविष्य के डर से सहमा हुआ। हम न आज को जी पाते हैं, न कल को बेहतर बना पाते हैं। अच्छा। इसमें जो आकर्षक मनोविज्ञान है वो ये है कि दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है
जब उसे यकीन हो कि अभी का पल सुरक्षित और नियंत्रण में है। स्रोत कहता है कि जब आप बीते हुए कल की किसी घटना को एक सबक की तरह देखने लगते हैं, तब उसका भावनात्मक जहर अपने आप कम होने लगता है। अच्छा। आप उसे कहानी की तरह देख पाते हैं, एक घाव की तरह नहीं। और जब आप भविष्य के बारे में सोचने को डरना नहीं बल्कि तैयारी करना मान लेते हैं, तो उसकी चिंता भी हल्की हो जाती है। तैयारी हमें ताकत देती है, जबकि चिंता हमारी ताकत छीन लेती है। कभी कभी रुककर सिर्फ एक गहरी सांस लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसकी जड़ें भी देख लीं, पर अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर इसका मतलब क्या है? कोई असल में इस चक्र को तोड़े कैसे? क्या स्रोत दिमागी सफाई शुरू करने के लिए कोई ठोस व्यवहारिक रोड मैप देता है? क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो कुछ बदलेगा नहीं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि स्रोत का पूरा जोर व्यावहारिक कदमों पर ही है, और ये विचारों से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आदतें बदलने के बारे में है। आदतें? हाँ, क्योंकि दिमाग वही सोचता है जो माहौल और जो खुराक हम उसे रोज देते हैं। इसमें 3 प्रमुख आदतें बताई गई हैं जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। ठीक है, तो पहली आदत क्या है? पहली आदत है इनपुट कम करना, यानी इस बात को लेकर जागरूक होना कि हम दिन भर अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं। क्या हम सुबह उठते ही नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं? क्या हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं? या सोशल मीडिया पर घंटों बस स्क्रॉल करते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे रिएक्शन डाइट पर जाने जैसा कहता है, यानी जानबूझकर हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर खबर पर अपनी राय बनाना। ये जरूरी नहीं है। दिमाग को खाली जगह चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब हम उसमें लगातार कचरा डालना बंद करेंगे। इको अपनाना, रोज सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए बिना किसी शोर, बिना मोबाइल, बिना किताब के सिर्फ खुद के साथ बैठना। सिर्फ बैठना? हाँ, सिर्फ बैठना। स्रोत कहता है कि जब आप ये शुरू करेंगे तो शुरू में बहुत बेचैनी होगी, दिमाग में हजारों ख्याल आएंगे, और यही बेचैनी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपके दिमाग को इसकी कितनी सख्त जरूरत है। ये उस मांसपेशी की तरह है जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, और जब आप पहली बार उसे स्ट्रेच करते हैं तो दर्द होता है। ये खामोशी दिमाग की हीलिंग का प्रोसेस शुरू करती है। ये दिमाग की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती दवा है। और तीसरी आदत, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। तीसरी और सबसे शक्तिशाली आदत है विचारों को देखना पर उन पर विश्वास न करना। विचारों को देखना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हमें लगता है कि हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आता है वो सच है। अगर ख्याल आया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हम उसे हकीकत मान लेते हैं। सही बात है। स्रोत कहता है कि ख्यालों को आसमान में आते जाते बादलों की तरह देखना सीखें। आप बादल नहीं हैं, आप पूरा आसमान हैं। ख्याल आएंगे और चले जाएंगे। तो जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उससे लड़ने या उसे दबाने की बजाय बस उसे पहचाने। अच्छा, ये मैं काफी नहीं हूं वाला ख्याल फिर आ गया है, और फिर अपनी ऊर्जा किसी काम में लगा दें। टहलने चले जाएं, कोई गाना सुन लें, या बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये परफेक्ट बनने के बारे में नहीं है, ये बस जागरूक बनने के बारे में है। तो इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? अगर कोई इन आदतों को अपनाता है तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? स्रोत के अनुसार मंजिल है एक शांत और मजबूत दिमाग वाली जिंदगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन्हें संभालने की हमारी क्षमता वो कई गुना बढ़ जाएगी। जहां पहले हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते थे, वहां अब हम सोच समझकर रिस्पॉन्ड करेंगे। छोटी छोटी बातें अब हमें हिला नहीं पाएंगी। और इसका जो सबसे गहरा और खूबसूरत पहलू है, वो है जिसे स्रोत खुद से दोस्ती करना कहता है। खुद से दोस्ती? हाँ, ये सिर्फ दिमागी कचरा साफ करने या नकारात्मकता हटाने के बारे में नहीं है। ये उससे कई आगे की बात है। ये अपनी गलतियों और कमियों को बिना खुद को सजा दिए समझने और स्वीकार करने के बारे में है। जब हम हर छोटी मोटी गलती के लिए खुद को कोसने की बजाय खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, तब दुनिया की राय और आलोचना का असर हम पर बहुत कम होने लगता है। यही असली मानसिक आजादी है। ये बहुत गहरी बात है। तो मतलब ये खुद को बेहतर बनाने की कभी न खत्म होने वाली दौड़ से बाहर निकलने जैसा है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ते रहते हैं। मुझे और अनुशासित होना चाहिए, मुझे और कमाना चाहिए। खुद को अपनाने की कोशिश कम ही लोग करते हैं। बिल्कुल, और स्रोत का निष्कर्ष यही है। जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते, जब आप गिरते हैं लेकिन खुद को हारा हुआ का लेबल नहीं देते,
जब आप खुद के सबसे बड़े आलोचक नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यही संतुलन एक शांत और आज़ाद दिमाग की असली पहचान है। मतलब खुद को सजा देना जरूरी नहीं है। नहीं, समझना जरूरी है। और अंत में स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई एक बार का कोर्स या इलाज नहीं है जिसे करके सब ठीक हो जाएगा। ये रोज की एक आदत है, जैसे रोज दांत साफ करना। हाँ। मानसिक स्थिति रोज की छोटी छोटी आदतों और हमारे द्वारा लिए गए इनपुट से ही बनती है। तो वो कौन सी एक छोटी मामूली सी लगने वाली आदत है जिसे आज बदलकर या अपनाकर समय के साथ हमारी पूरी दिमागी दुनिया का संतुलन बदला जा सकता है।